क्लास 10 के सारे बच्चे लेसन नंबर 3 में विलोपन विधि एलिमिनेशन मेथड कर चुके हैं, प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशन मेथड कर चुके हैं। अब हम वज्र गुणन विधि क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड सीखना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ कंडीशंस बताना चाहता हूं, जिससे आप लोगों को ये चैप्टर आगे बहुत हेल्पफुल रहेगा, मदद करेगा। दोनों मीडियम वाले, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वालों के लिए वीडियो में जनरेट कर रहा हूं। आप लोगों को यहाँ थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चंस में ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड वज्र गुणन विधि कराने के पहले मैं आप लोगों को ये पॉइंट समझाने जा रहा हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आई रिपीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप इस चैप्टर में देख रहे हो कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, दो चर वाले समीकरण में दो चर होते हैं, दो वेरिएबल होते हैं, एक x होता है और एक y, और तीसरा पद थर्ड टर्म जो होता है वो कांस्टेंट, एक संख्यात्मक पद कांस्टेंट नंबर होता है, और ये पेयर होते हैं, पेयर यानी युग्म, यानी यहाँ इस प्रकार के दो समीकरण होते हैं, दो इक्वेशंस होती है जिनका एक जोड़ा, जिनका एक पेयर होता है। ठीक है, इस टाइप से आपका एक समीकरण, इस टाइप से आपकी एक इक्वेशन आती है, जिसमें से दो समीकरण, दो इक्वेशन आते हैं और उनका जोड़ा, उनका पेयर कहलाता है पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल, दो चर वाले समीकरणों का एक युग्म है। इसमें हम इसे शो कैसे करते हैं? इसका मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? a1x प्लस b1y प्लस c1 और a2x b2y c2, इस टाइप से आप इसे शो करते हो। ठीक है, अब आप लोगों को मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं। क्लास 9 में आपने ग्राफ बनाए थे, याद कीजिए। वहां एक ही समीकरण, एक ही इक्वेशन आती थी। जैसे मान लीजिए इसका आपको ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ पेपर पर इस टाइप से एक लाइन आती थी, याद आया? अब इस चैप्टर में अगर हम इन क्वेश्चंस को ग्राफ पेपर पे शो करेंगे तो एक लाइन नहीं आएगी, दो लाइन आएगी, क्योंकि यहाँ दो समीकरण है, दो इक्वेशन। पहले समीकरण की, फर्स्ट इक्वेशन की एक लाइन आएगी और दूसरे समीकरण की, दूसरे इक्वेशन की एक लाइन आएगी। तो इस प्रकार से, इस टाइप से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफीय मेथड में दो लाइनें आई। तो आज का टॉपिक इसी पे आधारित है, इसी पर बेस्ड है, जिसे आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। ठीक है, अब आप किस तरीके से समझेंगे ये देखिए। इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, यानी अगर आपका a1 बाय a2 b1 बाय b2 के इक्वल नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा मैं आपको समझाता हूं। ऐसी कंडीशन में जब आप ग्राफ पेपर पे इन दोनों समीकरणों की, इन दोनों इक्वेशंस की दो लाइन बनाओगे, तो एक लाइन इस टाइप से आएगी और एक लाइन इस टाइप से आएगी, और ये दोनों लाइनें एक दूसरे को एक बिंदु पर, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। इसका मतलब ऐसे समीकरणों में, ऐसे इक्वेशंस में उसका एक हल होगा, एक सॉल्यूशन होगा, जिस बिंदु पर, जिस पॉइंट पर वो एक दूसरे को काट रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, वही उसका हल होगा, वही उसका सॉल्यूशन होगा। यानी ऐसी कंडीशन में उसका एक ही हल होता है, एक ही सॉल्यूशन होता है। समझ में आ गया? और जहां हमें सॉल्यूशन मिल जाए, जहां हमें हल मिल जाए, वो समीकरण होता है संगत समीकरण, वो इक्वेशंस होती है कंसिस्टेंट इक्वेशन। तो आप लोगों को मैं समझा देता हूं कि ये कंडीशन क्या है। इफ a1 by a2 is not equal b1 by b2, अगर a1 by a2 b1 by b2 के बराबर नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट वन पॉइंट, ये दोनों लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पर प्रतिच्छेद करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, और यहां से हमें उसका एक हल, एक सॉल्यूशन मिलेगा। केवल एक हल, एक सॉल्यूशन, जहां उन्होंने एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया, इंटरसेक्ट किया है। तो इसे हम कहेंगे समीकरण का अद्वितीय हल होगा। इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल, यानी एक हल, एक सॉल्यूशन।
और जहां हमें इक्वेशंस का सॉल्यूशन मिल जाए, जहां हमें समीकरण का हल मिल जाए, वो कहलाता है समीकरण युग्म का संगत हल, पेयर्स ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट। यानी यहाँ इन दोनों इक्वेशंस का कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है, एक संगत हल है, ये इसका मतलब है। तो इसे आप किस तरीके से समझोगे? अगर a1 by a2 b1 by b2 के इक्वल नहीं है, a1 by a2 b1 by b2 के बराबर नहीं है, तो सबसे पहले ए से समीकरण में, ए से इक्वेशन में ग्राफ पेपर पे जो दो लाइनें आएगी वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, इंटरसेक्ट करेगी एक बिंदु पर, एक पॉइंट पर। तो आपकी पहली कंडीशन, दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट वन पॉइंट। और जहां वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, जहां वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, वो हो जाएगा उस समीकरण का हल, उस इक्वेशंस का सॉल्यूशन। और हमें इसका एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, एक ही हल मिलेगा, जिसे कहा जाता है अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन। तो इसी कंडीशन में समीकरण का अद्वितीय हल होगा, इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। और जिस समीकरण का हमें एक हल मिल जाए, जिस इक्वेशन का हमें वन सॉल्यूशन मिल जाए या वन से ज्यादा मिले, वो कहलाता है संगत हल, कंसिस्टेंट। समीकरण युग्म का संगत हल है, पेयर्स ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट। तो आप ये याद रखना कि a1 by a2 b1 by b2 के इक्वल नहीं है, a1 by a2 b1 by b2 के बराबर नहीं है, तो दोनों रेखाएं, दोनों लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। ऐसी कंडीशन में ऐसे समीकरण युग्म का, ऐसे पेयर्स ऑफ इक्वेशंस का एक हल होगा, एक सॉल्यूशन होगा, जिसे यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल कहते हैं। और एक हल मिलने की वजह से, एक सॉल्यूशन मिलने की वजह से इसे संगत हल कहेंगे, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ठीक है, सेकेंड कंडीशन में हम आते हैं। मान लीजिए आप लोगों ने ग्राफ पेपर पर दो लाइनें बनाई, दो ग्राफ खींचे, एक लाइन इस तरीके से आई और दूसरी इस तरीके से आई। दोनों लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रही, दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही, दोनों लाइन एक दूसरे के समांतर है, पैरेलल है। भैया दो लाइन तो आएगी डेफिनेटली, क्योंकि दो समीकरण है, दो इक्वेशंस है। तो ऐसी कंडीशन कहलाती है कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। यानी अगर आप ग्राफ पेपर पर दो लाइनें, ग्राफ पेपर पे दोनों समीकरणों की दो लाइन खींचते हो और दोनों लाइनें एक दूसरे के समांतर होती है, पैरेलल, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, तो ये कंडीशन, ये प्रक्रिया कहलाती है समीकरण का कोई हल नहीं होगा, इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। क्यों सॉल्यूशन नहीं है इसका? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही है, एक दूसरे को काट ही नहीं रही है, तो इनका कोई हल ही नहीं है, सॉल्यूशन ही नहीं है। ठीक है, तो इसको किस तरीके से शो किया जाएगा? अगर आपका a1 by a2 और b1 by b2 इक्वल हो, बराबर हो, लेकिन c1 by c2 बराबर ना हो, a1 by a2 और b1 by b2 इक्वल हो लेकिन c1 by c2 बराबर नहीं हो, इक्वल नहीं हो, तो इसी कंडीशन में इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा, इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। इस इक्वेशन की दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी, तो इनका कोई हल नहीं होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होगी, टू लाइंस पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, और जब हमें इसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, हमें इसका हल नहीं मिल रहा है, तो ये समीकरण असंगत हो जाएगा, ये इक्वेशन इनकंसिस्टेंट हो जाएगी, मतलब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। जिसका सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन हो या एक से ज्यादा सॉल्यूशन हो, वो कंसिस्टेंट, और जिसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है वो इनकंसिस्टेंट। जिसका एक हल है या एक से ज्यादा हल है वो संगत, और जिसका कोई हल नहीं है वो असंगत। तो आप क्या समझे? समझाता हूं one more time, a1 by a2 is not equal b1 by b2 यदि a1 बटे a2 b1 बटे b2 के बराबर नहीं है, तो दोनों लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी एक बिंदु पर, एक पॉइंट पर। दोनों रेखाएं एक बिंदु को प्रतिच्छेद करेगी, टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट वन पॉइंट।
और इसी कंडीशन में हमें एक सॉल्यूशन मिलेगा, एक हल मिलेगा, इसलिए कहा जाएगा समीकरण का अद्वितीय हल होगा, इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। और हमें हल मिल गया, सॉल्यूशन मिल गया, तो समीकरण संगत समीकरण हो जाएगा, इक्वेशन कंसिस्टेंट हो जाएगा। समीकरण युग्म का संगत हल है, पेयर्स ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट। और अगर हमने ग्राफ बनाया, दोनों लाइनें एक दूसरे के समांतर आई, पैरेलल आई, एक दूसरे के समांतर है, पैरेलल है, तो इसी कंडीशन में अगर a1/a2 b1/b2 के इक्वल है लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं, तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होगी, टू लाइंस पैरेलल टू ईच अदर। और इसी कंडीशन में इसका कोई हल नहीं होगा, देयर इज नो सॉल्यूशन, समीकरण का कोई हल नहीं होगा, इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। और जब इसका कोई हल ही नहीं है, कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, तो समीकरण युग्म असंगत होगा, पेयर्स ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट। तो एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा? अगर आपको एग्जाम में कंडीशंस दी लाइंस के बारे में कि दोनों लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, इंटरसेक्ट करती है या नहीं करती है, तो ऐसी कंडीशन में आप फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे। तो इन शॉर्ट में मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान दें। a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2, a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है, समीकरण का अद्वितीय हल होगा, इक्वेशन है यूनिक सॉल्यूशन, यानी एक हल होगा, एक सॉल्यूशन। ऐसी कंडीशन में दोनों रेखाएं, दोनों लाइन एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट वन पॉइंट, और वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब उसका एक हल है, एक सॉल्यूशन है। और जिसका एक हल होगा, जिसका एक सॉल्यूशन होगा, उसे कहेंगे कंसिस्टेंट इक्वेशन, संगत समीकरण। ठीक है। और अगर a1/a2 b1/b2 के इक्वल है लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं है, तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होगी, टू लाइंस पैरेलल टू ईच अदर, तो दोनों लाइन एक दूसरे के समांतर आएगी, पैरेलल, एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो उसका कोई हल ही नहीं होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, समीकरण का कोई हल नहीं होगा, इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है। और इसी कंडीशन में जब उसका कोई हल ही नहीं है, कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, तो समीकरण युग्म असंगत होगा, पेयर्स ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट। सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट, नहीं है तो इनकंसिस्टेंट। हल मिल गया तो संगत, नहीं मिला तो असंगत। ठीक है। एक और कंडीशन है, वो भी समझा देता हूं, आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। थर्ड कंडीशन ये है कि अगर आपका a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों इक्वल हो जाए, तीनों बराबर हो जाए, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 ये तीनों बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए, तो क्या होगा? ऐसी कंडीशन में जब आप इसका ग्राफ बनाओगे, तो पहले इक्वेशन की, पहले समीकरण की लाइन जो आएगी, उसी के ऊपर दूसरे समीकरण की लाइन, दूसरे इक्वेशन की लाइन, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर आएगी, एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी। ठीक है। और वो एक दूसरे को कई बिंदुओं पर, कई पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, काटेगी। तो ऐसी कंडीशन में इसके बहुत सारे हल होंगे, मेनी सॉल्यूशन होंगे, उसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है। तो ये कहलाता है if a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2, अगर a1/a2 b1/b2 और c1/c2 एक दूसरे के बराबर आ जाए, इक्वल आ जाए, तीनों इक्वल आ जाए, तो दोनों रेखाएं संपाती होगी, टू लाइंस कोइंसिडेंस। संपाती, कोइंसिडेंस मींस एक दूसरे के ऊपर आएगी, और जब एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी तो एक दूसरे को कई बार मिलेगी, कई बार टच करेगी, तो जितनी बार टच करेगी उतने उसके हल होंगे, उतने उसके सॉल्यूशन होंगे। इसलिए कहा गया है कि समीकरण युग्म के अनंतः अनेक हल होंगे, इक्वेशंस हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। और अगर हमें हल मिल जाए, सॉल्यूशन मिल जाए, समीकरण संगत हो जाता है, इक्वेशन कंसिस्टेंट होगी, समीकरण युग्म संगत हो जाएगा, पेयर्स ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट। ठीक है। ये आपकी थर्ड कंडीशन। यानी फर्स्ट कंडीशन में a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं था, इक्वल नहीं था, तो वहां दोनों लाइनें एक दूसरे को काटेगी, इंटरसेक्ट करेगी,
उसका एक ही हल होगा, एक ही सॉल्यूशन होगा, उसे हम कहते हैं अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन। और एक हल मिल गया, एक सॉल्यूशन मिल गया, मतलब समीकरण संगत है, इक्वेशन कंसिस्टेंट। दूसरी कंडीशन में a1/a2 b1/b2 के इक्वल था, पर c1/c2 के इक्वल नहीं था। तो ऐसी कंडीशन में दोनों लाइन एक दूसरे के समांतर आएगी, पैरेलल, एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो ऐसी कंडीशन में उसका कोई हल नहीं होगा, देयर इज नो सॉल्यूशन। और जिसका कोई हल नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है, उसे हम कहेंगे असंगत, इनकंसिस्टेंट। ठीक है। और तीसरी कंडीशन में अगर तीनों इक्वल हो जाए, a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों इक्वल हो जाए, दोनों लाइनें, दोनों ग्राफ की लाइनें एक दूसरे के ऊपर आएगी और एक दूसरे को कई बार मिलेगी, कई बार टच करेगी। तो ऐसी कंडीशन में इसके कई सारे हल, मेनी सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो इसे कहेंगे समीकरण युग्म के अनंतः अनेक हल होंगे, इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। दोनों रेखाएं समपाती होगी, टू लाइंस आर कोइंसिडेंट, एक दूसरे के ऊपर आएगी और समीकरण युग्म संगत होगा, इक्वेशन कंसिस्टेंस होगा, क्योंकि उसके बहुत सारे सॉल्यूशन हैं। ठीक है।